नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये राजस्थान जीके सीरीज का दोस्तों 12वें नंबर का वीडियो है। यानी कि इससे पहले 11 वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाए, आपको कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। और दोस्तों इस पूरी राजस्थान जीके सीरीज में अपन राजस्थान से संबंधित राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन यानी कि मिक्स रूप में अपन क्वेश्चन इस सीरीज में देख रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उसी पैटर्न में अपन ये सीरीज उसी पैटर्न के अनुसार ये सीरीज चला रखी है। तो इसी सीरीज का दोस्तों ये 12वें नंबर का वीडियो है। चलिएगा दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजसमंद, नक्की, जयसमंद, कायलाना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झीलें भी दो प्रकार की होती है, एक तो है दोस्तों कृत्रिम और एक दूसरी होती है प्राकृतिक। कौन सी होती है? प्राकृतिक। कृत्रिम तो वो है जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है और प्राकृतिक वो है जो स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्मित हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जयसमंद झील। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जयसमंद झील किस जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। अब क्वेश्चन से अपने एक दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है कि राजसमंद झील के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नौचौकी पाल के नाम से। जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में। और राजसमंद झील के राजसमंद झील के जहाँ पे जो संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, उसे कहते हैं दोस्तों राज प्रशस्ति। क्या कहा जाता है उसे? राज प्रशस्ति। ये भी याद रखिएगा, उस शिलालेख का नाम क्या है? राज प्रशस्ति। जो कि कितने शिलालेखों पर लिखा हुआ है? 25 शिलालेखों पर लिखा हुआ है, जिसमें किस चीज का उल्लेख है? तो उसमें मेवाड़ के इतिहास का उल्लेख है। और ये भी याद रखिएगा कि राजसमंद झील के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है नौचौकी पाल के नाम से। और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? जयसमंद झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, आना सागर झील। सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुष्कर झील पर, पुष्कर अजमेर। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में दोस्तों एक नदी का नाम तो है माही। और अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मैं तीनों नदियों के नाम नहीं बता रहा। माही के साथ और दो कौन सी नदियां आती है वो मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, इसके बारे में आपको कमेंट करके जवाब देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है? पचपदरा, राजसमंद, जयसमंद और पुष्कर। कौन सी झील है जहां से नमक जो तैयार किया जाता है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पचपदरा झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंबल नदी किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? मेज तथा इंज नदी, बनास तथा सीप, काली सिंध तथा पीपलाज, बनास तथा बामनी। चंबल नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो अन्य किन नदियों के साथ संगम बनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनास और सीप। बनास और सीप नदियों के साथ चंबल त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? बनास,
लूनी, माही और चंबल। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है चंबल, लूनी, पार्वती और बनास। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? ये रीट में आया था दोस्तों, रीट 2022 में मेंस में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन है आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनारक्षित वन। ये राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट प्रथम। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोज परमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थानी लोक साहित्य में हर जस क्या है? लोक कथा, ख्याल, पवाड़ा, लोकगीत। ये क्वेश्चन भी रीट में आया था, लेकिन इसकी जो भाषा शैली थी वो राजस्थानी में थी, यानी कि इसमें ऐसे राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, तो उसको मैंने हिंदी में बना के आपके लिए लेकर आया हूँ। राजस्थानी लोक साहित्य में हर जस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकगीत। हर जस क्या है? लोकगीत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनलिकाएं, सैम, चादर, भूमि सर्पण। चंबल बेसिन की खंड भूमि को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनलिकाएं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि। राजस्थान में वालर कृषि के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? वालर के नाम से। फिर वालर के भी राजस्थान में 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक तो ऊंचाई पर किए जाने वाली कृषि और एक मैदानी भाग में किए जाने वाली कृषि। तो उसे जानते हैं दोस्तों चीमाता और दजिया के नाम से। किस नाम से? चीमाता और दजिया के नाम से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ वर्ष 1992, वर्ष 1982, वर्ष 1972, वर्ष 1962। ये भी रीट में आया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1972, 1972 में। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? भगवंत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान सिंह। मान सिंह के मनसब को कम कर दिया था किसने? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपे। फड़ जो फड़ होती है देवताओं की, उसका वाचन कौन करते हैं? भोपे। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? स्वांग, रम्मत, डाडी, ख्याल। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डाडी। ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। स्वांग राजस्थान की लोक नाट्य शैली है, रम्मत भी राजस्थान की लोक नाट्य शैली है और ख्याल भी राजस्थान की लोक नाट्य शैली है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के साथ लिख व पढ़ सकता है कहलाता है साक्षर, निरक्षर, स्नातक और विज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, साक्षर। ये यहाँ पे सीधी सीधी साक्षर व्यक्ति की परिभाषा ही दे दी। तो ये जो कोई व्यक्ति है उसकी उम्र 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से अधिक है और वह
किसी भाषा को समझने के साथ लिख और पढ़ सकता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? साक्षर के नाम से उसे समझा जाता है कि ये व्यक्ति साक्षर है। आगे बढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है पीपासर, कतरियासर, मुकाम तालवा, सिंगरासर। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतरियासर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मदन सिंह, गोपाल सिंह, गोपीलाल यादव, त्रिलोक चंद माथुर। करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिलोक चंद माथुर ने। और कब की? तो 1938 में। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे सोजस क्लासेज के नाम से सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। और सोजस क्लासेज का जो हैंडल है, यानी कि इसका जो यूजर नेम है वो इस नाम से आता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि जो नाम है उसी नाम से आपको इसका पूरा नाम मिल जाएगा। ये नाम आपको डालना है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे डाल लें, चाहे फेसबुक पे डालें, चाहे आप ट्विटर पे डालें, चाहे आप टेलीग्राम पे डालें, आप किसी भी जगह पे जिस भी सोशल मीडिया को चलाते हैं वहाँ पे ये सिर्फ एक यूजर नेम है, सोजस क्लासेज। इसको मिला के लिखना है, यही अपना यूजर नेम है, और इसी पे आप सर्च करके सोजस क्लासेज को फॉलो कीजिएगा। और जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज वगैरह से, तो आप जरूर जुड़िएगा। और पैनल का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।